हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा तहे दिल से इस एनसीईआरटी की क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ। आज फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि ज्योग्राफी से भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जो टॉपिक आपके लिए उलझा हुआ होगा, शायद इस क्लास को देखने के बाद आपके सारे डाउट ख़त्म होने वाले हैं और आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के जाने वाले हैं इस क्लास से। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको जीवन में दोबारा से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हमसे कि उसमें किस तरीके से अमेजन नदी बेसिन क्या होती है, किस तरीके से होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्या है, मतलब इसको मानचित्र के थ्रू जो मैं समझाई थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी बोली थी, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसका क्वेश्चन आंसर करके कमेंट नहीं किया। ये बहुत ही गलत बात है कि मैं आपको इतना समझाने के बाद भी आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बोली थी कि अगर क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं होगा तो आप देख के भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि गूगल पे ढूंढ के या फिर कहीं और ढूंढ के। इससे क्या होगा कि आपका और अच्छे से, आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बस यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी क्लास 6 से स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते हम क्लास 7 पे आ चुके हैं। क्लास 7 पे आ चुके हैं, क्लास 6 कंप्लीट करके क्लास 7 पे आ चुके हैं और आज का ये हमारा 7वां चैप्टर है। और 7वां चैप्टर क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन। हम देखते ही देखते हम क्लास 7 को कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद क्लास 8 में प्रवेश करेंगे और ऐसे ही विधिवत ढंग से संपूर्ण एनसीईआरटी को ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर पहले 10 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 11 12 के बारे में वो बात की बातें हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा तो हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी, ताकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो इसी उद्देश्य से हम विधिवत ढंग से पहले क्लास 6 को कंप्लीट किए, अब क्लास 7 को कंप्लीट करने के कगार पे हैं। अगर आप लोग पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत मज़ेदार भी है। ठीक है, और आज का ये चैप्टर भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि रेगिस्तान में जीवन, हम रेगिस्तान के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रेगिस्तान 2 तरह के होते हैं। गर्म रेगिस्तान होता है और एक ठंडा रेगिस्तान होता है। गर्म रेगिस्तान क्या होती है, वहाँ की कैसे जलवायु होती है, और ठंडा रेगिस्तान क्या होता है, किस तरीके के जलवायु वहाँ पाए जाते हैं और किस तरह के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं, और वहाँ पे पाए जाने वाले लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम रेगिस्तान के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और ज़िंदगी में दोबारा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के लाइन को समझेंगे, उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है।
अध्याय 5 क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का यही खासियत है, वो पिछले चैप्टर को जोड़ के दिया हुआ रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि पीछे के लेक्चर को ज़रूर देख के आया कीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगी। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। और ये कितना कठिन होगा ये आप लोग कि अगर आप जो दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, अगर जल की कमी हो जाए, जल की कमी का मतलब है मेरा कि अगर लाइट नहीं है, मोटर नहीं चला, पानी नहीं आया, तो उस दिन आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती होगी, कितना कठिन लगता होगा ये जीवन, उसी के बारे में बात कर रहा है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं, ठीक है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। रेगिस्तान की अगर हम बात करें, रेगिस्तान, एक मिनट, रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फ़ोन है तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रेगिस्तान दो तरह के हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा हमारा गर्म और एक ठंडा। रेगिस्तान अगर आपसे पूछा जाएगा कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान के अंतर्गत आ जाएगा हमारा जैसे कि सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है, तो ये भी एक तरह का रेगिस्तान ही हुआ, ठीक है। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अन्य आगे देखते हैं। शब्दावली यहाँ कुछ दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जहाँ की विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। रेगिस्तान का मतलब ही है जहाँ पे या तो उच्च तापमान होगा या फिर निम्न तापमान होगा, और वो जो है शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आएगा, और वनस्पति भी वहाँ पे विरल पाई जाएगी। जहाँ पे मौसम सही नहीं रहेगा तो वहाँ पे जो उस मौसम में ढल पाएगा वही वनस्पति वहाँ पर पाई जाएगी, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान के बारे में। गर्म रेगिस्तान जो कि हमारा सहारा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। विश्व एवं अफ्रीका मानचित्र को देखने बोल रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। आप मानचित्र को देखकर पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से सहारा रेगिस्तान हमारे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान होना चाहिए, ठीक है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रही हूँ आपको, इसको ध्यान में रखना ही है। अगर आपके पास कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं आप, तो इसको नोट भी करते जाइए, ठीक है। कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान हमारा सहारा रेगिस्तान हो जाता है, और ये जो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बात करें तो आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको तो ये तो पता ही होगा, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उसमें से 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, सोचिए कितना होगा, कितना एरिया कवर हो जाएगा भारत का।
सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। कहाँ पे? ये भारत में नहीं है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। ये आपको जो 8.54 लाख और 32.8 लाख का डाटा दिया हुआ है आपको ये समझाने के लिए कि आप कंपैरिजन कर सकें, ठीक है, इसीलिए। और बात करें तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और वे कौन कौन से देश हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो अल्जीरिया हो जाएगा, चाड हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, माली हो जाएगा और मौरितानिया हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये सारे देश हैं, 11 देश हैं। इन 11 देशों से घिरा हुआ है हमारा सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में। ये आपको याद रखनी है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। आप रेगिस्तान सुनते ही आपके मन में सिर्फ बालू या बालू टिल्ले नहीं आने चाहिए, बालू टिब्बे नहीं आने चाहिए, बल्कि आप देखिए बड़े बड़े चट्टान भी वहाँ पे पाए जाते हैं। किसी किसी की तो ऊंचाई 2500 मीटर से भी अधिक होती है। सोच सकते हैं कितना ऊंचा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है सहारा रेगिस्तान का कुछ तस्वीर दिखाई गई आपको। ये रहा, जिसे हम वो पठार कह सकते हैं, उत्थित पठार कह सकते हैं, और ये बालू के बने होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आप जानते हैं। अब किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, अब इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बॉक्स बना के जो दे दिया एनसीईआरटी के बुक में, ये तो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न अधिकतर बनाए जाते हैं, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। चलिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सोचकर देखिए, बहुत हज़ारों वर्ष पहले की अगर हम बात करें, सहारा रेगिस्तान जो आपको एकदम बालू रेत रेत ही दिखाई पड़ता है, वो 1000 से अधिक वर्ष पहले, कई सालों आप बोल सकते हैं पहले, जो है हज़ारों साल पहले वहाँ पे हरा भरा पेड़ पौधे पाए जाते थे। सोचिए, और अभी क्या है? रेत है, बस रेत ही रेत है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है। अब आपके मन में आएगा तो ये कैसे कोई कह सकता है कि अभी जहाँ पे रेत है सहारा रेगिस्तान में, वहाँ पे हज़ारों वर्ष पहले जो है हरा भरा पेड़ पौधे पाए जाते थे। तो यहाँ देखिए, ये प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, और वही साक्ष्य मिले सहारा के गुफाओं से भी। नदियों एवं मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरी, पशु, अन्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होते होते इस तरह से जो है कि यहाँ का प्रदेश ही बदल दिया, यहाँ का पूरा जलवायु ही परिवर्तन हो गया। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? तो सहारा में जो गुफाएं वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमें शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, इन सारे जानवर के अंश में मिलते हैं। उसी के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है। कोई देखा थोड़ी है, जो 1000 साल पहले, हज़ारों साल पहले कोई अभी तक जिंदा थोड़ी होगा, तो उसी अंश को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। ये देखिए आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का दिया गया है डायग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र में कि किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सहारा मरुस्थल, और जिससे ये 11 देशों से घिरा हुआ ये हो जाएगा माली, नाइजर, चाड, सूडान,
इस तरीके से ये रहे 11 के 11 देश। और आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, सहारा रेगिस्तान के ऊपर है भूमध्य सागर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान के उत्तर में। और यहाँ पे हो जाएगा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ये सारी महासागर तो मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और ये रहे हमारा सहारा मरुस्थल, किस तरीके से दिखाया गया है। और रेतीले भाग को, रेगिस्तान को जो है हल्का येलो कलर से मानचित्र में दिखाया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि सहारा रेगिस्तान की जो है जलवायु कैसी है, किस प्रकार वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है बहुत ही गर्म और शुष्क है, ठीक है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। वहाँ पे जो वर्षा होती है ना बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, तो कभी कभी तो होती ही नहीं है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। यहाँ पे जो है कि नमी जो है कि रुकती नहीं है, तेज़ी से एकदम फास्टली वाष्पित होते जाता है, ठीक है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ का, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है। सोचिए 50 डिग्री सेल्सियस पे किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। मेरा तो सर ही घूम जाएगा वैसे जगह पे जाके, लेकिन वहाँ लोग रहते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आखिर वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संसार में जितनी भी वस्तुएं होती है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, सभी सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती है। और वो जो चट्टान जो पाए जाते हैं, जो हमारे बालू के रेत के टिल्ले पाए जाते हैं, कहाँ पे, सहारा रेगिस्तान में, वे सूर्य से आने वाले किरण को एब्जॉर्ब करती है और उसे धीरे धीरे जो है रिलीज करती है, जिसके कारण वहाँ का दिन का पारा और भी ज़्यादा अत्यधिक पाया जाता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। और बोल रहा है रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब सोचिए दिन में 50 डिग्री सेल्सियस और रात में 0 डिग्री सेल्सियस, कैसा वहाँ फील होगा। अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको कैसा एहसास होगा, सोच के देखिए। दिन में इतना गर्मी जिससे कि बर्दाश्त नहीं हो, और रात में इतना ठंडी कि जिससे कि ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो। सोचिए वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। और कभी कभी तो 0 डिग्री से भी नीचे चली जाती है रात का टेम्परेचर, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि सहारा के अल जिजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, जहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सोचिए 57.7 डिग्री, लगभग 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कैसे वहाँ पे लोग रहते होंगे। ये सोच के ही लग रहा है कि क्या प्रकृति का नियम है, कहीं पे ठंड, कहीं पे गर्मी, कहीं पे बरसात, हर तरह के मौसम है इस धरती पे, इस अर्थ पे। इसीलिए तो ये हमारा अर्थ जो है कि जीवन देने वाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये मौसम, जितने सारे जलवायु, इतने सारे मौसम जो पाए जाते हैं सिर्फ अर्थ पे ही पाया जाता है, अन्य किसी भी ग्रह पे संभव नहीं हो पाया है। इस नज़रिए से भी अर्थ जो है एक अद्भुत ग्रह
माना जा सकता है। मैं तो बोलती हूँ कि ये हमारा अर्थ बहुत ही अद्भुत ग्रह है जिस पे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं और अन्य प्राणी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। जलवायु कंप्लीट हो चुका है। जलवायु आपको पता चल गया कि दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड वहाँ पे रहता है। और अब हम बात करेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पे जीव पाए जाते हैं, किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। कैक्टस हो गया, खजूर के पेड़ हो गया, एकेसिया, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं और ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, और जिसके कारण ये जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ का द्वीप थोड़ा हरा भरा दिखेगा खजूर के पेड़ वगैरह के कारण। कैक्टस के भी पेड़ पाए जाते हैं, एकेसिया के भी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियों एवं छिपकलियों यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। देखिए, यहाँ पे ऊंट पाया जाएगा, लकड़बग्घा पाया जाएगा, सियार पाया जाएगा, लोमड़ी पाया जाएगा, बिच्छू पाया जाएगा, सांप और छिपकली भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ये सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक झलक दिखाया गया है सहारा रेगिस्तान में मरुधान की, जिसे जो है कि खजूर वगैरह का पेड़ पाया जाएगा और थोड़ा हरा भरा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा बस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? मछलियों के कंकाल होने का क्या मतलब है? मछलियों के कंकाल होने का मतलब है कि कभी न कभी, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले कभी न कभी तो वहाँ पे जल पाया जाता होगा, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वह जल में ही पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मछली के कंकाल मिलने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो है कि कभी न कभी पानी पाया जाता होगा। तो इसी से वैज्ञानिक लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे इस किस तरीके से पहले पानी वगैरह पाया जाता था। तो जलवायु परिवर्तन होने के कारण अभी ये रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। लोग किस तरीके से रहते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सहारा रेगिस्तान की कुछ कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों को लोग निवास करते हैं। सोचिए कितना कष्टदायक जीवन है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग ये बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशु पालन भी करते हैं। वहाँ पे पशु भी पालते हैं लोग, जैसे हो गया भेड़, ऊँट, घोड़े, ये सारे मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं और इसको पालते हैं भी ये लोग। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। ये सारे जो जानवर को पालते हैं, भेड़, ऊँट, घोड़े, इन सारे जानवर से उसको दूध तो मिलता ही है, प्लस में इन जानवरों के खाल से जो है कि जूते वगैरह, पानी के बोतल सब बनाते हैं। ठीक है, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये बीपीएससी में एक बार पूछा गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। कैसा वस्त्र पहनते हैं? भारी, मतलब हैवी वस्त्र पहनेगा ताकि वो धूल भरी आंधी से और गर्म वायु से बच सकें। ठीक है,
सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। मतलब सहारा में जो लोग पाए जाते हैं ना, तो मरुधान जो पाए जाते हैं, मरुधान में हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि पेड़ जो आपको दिखाए थे, खजूर वगैरह के पेड़, तो वहाँ पे लोग उसी के आसपास पाए जाते हैं। ये मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। नील घाटी पाया जाता है मिस्र में, वहाँ पे लोगों को और निवास करने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत जल पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है कि मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो कपास उगती है वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इतना अच्छे क्वालिटी का वहाँ पे कपास पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको मैं VVI भी कर देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर अपने दिमाग में सेव कर लें। अब चलिए नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम शामिल है। इस रेतीले भूभाग पे, जहाँ पे जैसे हो गया हमारा मिस्र हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया होगा, यहाँ पे रेतीली भूमि होने के कारण यहाँ के उसके नीचे, मिट्टी के नीचे जो है तेल पाया जाता है। जैसे हो गया हमारा पेट्रोलियम, इन सारे तेलों को वहाँ पे जो है खुदाई करके निकाला जाता है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब बात कर लेते हैं, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन एवं ऊँट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। यहाँ पे जो है सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे लोगों की सोच बदल रही है, लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, वह वैसे वैसे यहाँ पे जो है कि जीवन शैली में भी परिवर्तन कर रहे हैं। पहले किस तरीके से रहते थे, अभी किस तरीके से रहते हैं, इसको देख के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। नमक का जो व्यापार होता था पहले ऊँट के थ्रू, जो है उसको ऊँट के पीठ पे बांधता था और फिर आता था, लेकिन अब ट्रक चलते हैं। ट्रक, दुनिया बदल रहा है, वही बात है। तो आरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुधान बनते हैं। मतलब मरुधान कैसे बनते हैं ये बेसिकली बताया गया है कि जब रेत पवन को उड़ा ले जाएगी तो वहाँ पे एक तरह का गर्त बन जाएगा। गर्त कहने का मतलब है गड्ढे नुमा संरचना बन जाएगी और वहाँ पे जो है भूमिगत जल सतह पर आने लगेगा। मतलब जो नीचे, बहुत नीचे पाए जाएंगे, वो धीरे धीरे पास आने लगेगा सतह के आसपास। तो वहाँ पे मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। और कभी कभी ये मरुधान सामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलाटेट मरुद्यान ऐसे ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोरक्को का टेफिलाटे मरुद्यान जो है वो मतलब 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये काफ़ी बड़ा मरुद्यान हो जाता है। ठीक है, वही बात है। अब चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए, गर्म रेगिस्तान के बारे में, सहारा रेगिस्तान के बारे में तो सारी चीज़ें पढ़ ली कि किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरीके की जलवायु पाई जाती है, किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कहाँ, मतलब किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं उस मौसम के अनुकूल। तो
अब हम बात करने वाले हैं ठंडा रेगिस्तान जो कि है हमारा लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। आज आप एक और नए टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो कि आप अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। पढ़े तो होंगे बहुत, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। तो आज आप दोबारा ये मत बोलिएगा आज के बाद कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में, जम्मू और कश्मीर में जो बृहद हिमालय पाया जाता है उसी में स्थित है हमारा लद्दाख। एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र 7.4 देखिए। तो चलिए आपको चित्र दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। कहाँ है चित्र? हाँ, ये रहा चित्र 7.4, ठीक है। ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है। इसके उत्तर में अगर आप देखिएगा तो लद्दाख श्रेणी पाई जाती है यहाँ पे कुछ। इसके ऊपर हो जाएगा हमारा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा जास्कर। ये सारे बृहद हिमालय के उत्तर में है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लद्दाख श्रेणी, और इसके उत्तर से श्योक नदी और इसके दक्षिण से इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी कहते हैं, जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे आके पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। आपको दिख गया। अब चलिए कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। आपको दिखा चुकी हूँ कि लद्दाख के जो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी पाया जाता है और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी पाया जाता है। ये तीनों के तीनों जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारे तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है। और ये बृहद हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। लद्दाख से अनेक नदियाँ बहती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो लिखा गया बृहद हिमालय में स्थित है, ये अगर मेरे अनुसार देखिएगा तो ये गलत है। ये बृहद हिमालय में नहीं पाया जाता है, ये बृहद हिमालय के उत्तर में है और ये ट्रांस हिमालय में मौजूद है। लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं ये तीनों पर्वत श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बृहद हिमालय, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं, क्या पता नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा तो ये कन्फ्यूजन आपका और क्लियर होते जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप याद रखिए कि ये ट्रांस हिमालय में मौजूद है, बृहद हिमालय में नहीं है। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियों गहरी घाटियों एवं महाखंड गौर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिम नदियाँ हैं, जैसे ग्रैंगी, हिमानी। हिमानी किसको कहते हैं? आपको पता है हिमानी किसको कहते हैं? हिमानी कहते हैं बर्फ़ की नदियों। बर्फ़ की नदियों मतलब नदियाँ बहेगी लेकिन बर्फ़ के फॉर्म में। आप बोलिएगा बर्फ़ के फॉर्म में नदियों कैसे बहेगी? तो ऊपर सतह पे देखे होंगे ना, बर्फ़ जमा रहेगा लेकिन नीचे में पानी ही रहता है, उसी तरीके से मिला जुला के पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और चीज़ छूट रहा है। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और एक होता है दाख जिसका अर्थ होता है देश, मतलब पर्वतीय दर्रों का देश। लद्दाख को पर्वतीय दर्रों का देश कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो कि लद्दाख में स्थित है। द्रास जो है लद्दाख में एक जगह का नाम है, उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। सोचिए, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है।
यहाँ पे इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ की जलवायु शीतल एवं शुष्क पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटते चला जाएगा, जिसकी वजह से 8,000 मीटर आप सोच रहे हैं ना, वो अगर उतना ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे पानी के फॉर्म में थोड़ी पाया जाएगा, बर्फ़ के फॉर्म में पाया जाएगा। तो वही बोल रहे हैं वहाँ पे काफ़ी शीतल एवं शुष्क पाई जाती है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से मतलब समुद्री तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु की जो परत है वो पतली होती चली जाएगी। सबसे सघन वायु की परत जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और क्षोभ मंडल में भी कहाँ, तो समुद्री तल में सबसे सघन पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायु की परत पतली होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। सोचिए वहाँ पे जो है कि वायु की परत इतनी पतली है जिसके कारण सूर्य की जो प्रकाश है तीव्र मतलब बहुत तेज लगेगा, लेकिन फिर भी जो दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस, उससे भी नीचे चला जाता है। सोचिए वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करता होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो जल भी बर्फ़ के फॉर्म में हो जाता है, जल भी जम जाता है। तो लोग वहाँ पे किस तरीके से रहते होंगे आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। कब? शीत ऋतु में -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ही रहता है हमेशा, दिन हो या रात। ठीक है, चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अब आपको लग रहा होगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है ना, तो आपको एक स्लाइड ऐड करके मैं समझाने का कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। ये रहा, अच्छे से करती हूँ, रुकिए। ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा एक पहाड़ और ये रहा एक दूसरी पहाड़। ठीक है, क्योंकि लद्दाख में तो पहाड़ ही पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये रहा, यहाँ पे से जल वाष्प बनकर उठेगा, सूर्य की किरण पड़ेगी, जल वाष्प के रूप में उठेगा। ये यहाँ पे ठंडा होकर संघनन होकर यहाँ पे बादल बनाया, हवा आया, हवा जो है इसको उड़ा के कितना दूर ले पाएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा, इसके आगे बादल नहीं जा पाएगा। और यहीं पे जो है कि ये वर्षण कराएगी, यहाँ पे वर्षण कराएगी इस एरिया में। इससे क्या होगा, इस साइड का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। इसे ही कहा जाता है वृष्ट छाया क्षेत्र। वृष्ट छाया क्षेत्र, इसे ही कहा जाता है वृष्ट छाया क्षेत्र। बारिश तो होती है, लेकिन ऊंचे पहाड़ होने के कारण वह हवा के माध्यम से भी उड़ के उस तरफ नहीं जा पाती है, इसको कहा जाएगा वृष्ट छाया क्षेत्र। और इधर से भी अगर बादल बना तो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया जो है कि वृष्ट छाया क्षेत्र ही रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, आपको ये भी वृष्ट छाया क्षेत्र भी समझा दी। और ये आप एक बार और देख लीजिए मानचित्र, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। दोबारा से आपको भूलना नहीं है कि लद्दाख कहाँ पे है, किस तरीके से है। देखिए, ये हमारा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, यहाँ कहीं हो जाएगा हमारा काराकोरम, यहाँ कहीं हो जाएगा हमारा जास्कर, यहाँ हमारा हो जाएगा यहाँ के आसपास
वृहद हिमालय और ये तीनों के तीनों हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्षा होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्षा होती है, मुश्किल से 10 ही बस सोचिए। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव कराती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वायु की पतली परत पाई जाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, लगेगा चुभ रहा है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। सोचिए, अगर आप इस तरीके से बैठेगा कि आपका आधा शरीर, मतलब समझ लीजिए पैर आपका धूप में हो, बाकी शरीर छाँव में हो, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही एहसास यहाँ पे होगा। सूर्य का किरण जो है इतना तेज लगेगा जैसे प्रहार कर रहा है वो हमारे ऊपर, और एक तरीके से इतना ठंड का मौसम, सूर्य का किरण तीव्र एकदम लग रहा है, तो कैसा महसूस होगा? आप सोच के ही देख सकते हैं, कितना अजीब सा मौसम लग रहा है ना। वैसा ही है। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। खापाचान भी कहा जाता है लद्दाख को। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं कि लद्दाख में जो है वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार पाए जाते हैं, वे अपने जीवन यापन कैसे करते हैं और किस तरीके से उस मौसम में भी वे रह लेते हैं। ठीक है, यह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। यहाँ पे वनस्पति विरल पाया जाता है। क्यों? उच्च शुष्कता के कारण। ठीक है, और कहीं कहीं ही घास वगैरह पाया जाएगा, तो जानवर भी कम पाए जाएंगे, क्योंकि उसको खाने के लिए घास तो चाहिए ना। छोटे जानवर हो या बड़े जानवर हो, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आप खाद्य श्रृंखला तो पढ़े ही होंगे, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। घाटी में सरपत, जिसे विलोक भी कहते हैं, एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों नजर आती है, जैसे कि रॉबिन हो जाएगा, हमारा रेड स्टार्ट हो जाएगा, तिब्बती स्नोकॉक हो जाएगा, रेवेन हो जाएगा, हुप हो जाएगा। ये सारे पक्षी पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रॉबिन कहाँ पाए जाते हैं, रेड स्टार्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। ये दोनों तो एकदम फेमस है, रॉबिन और रेड स्टार्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनमें कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। जंगली बकरी के ऊपर, जंगली भेड़ के ऊपर ना लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, जो कि उसे ठंड के मौसम में एक गर्मी देने का थोड़ा बहुत काम करता है। ठीक है, इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है, और ऊन से ऊनी वस्त्र बनाएगा, इसीलिए उसे पाला जाता है। क्योंकि ठंड के क्षेत्र में याक हो गया, बकरी हो गया, इन सब के ऊपर ना बालों की एक मोटी लेयर पाई जाती है, जिसको काट के सही टाइम पे काट के ना उसे ऊन के फॉर्म में प्राप्त करके स्वेटर, कंबल, ये सारी चीज़ वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। विलुप्त प्राय जीव तो आपको पता है, रेड डाटा में लिखा जाता है। आपको रेड डाटा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उसमें विलुप्त हो रहे जीव के बारे में नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, इसका शिकार शतुष नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अत्यधिक गर्म और हल्का होता है, इसीलिए लोग जो कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप का जो शिकार कर लेते हैं। सोचिए कितना दुखद है।
इसी ऊन के चलते वो एक विलुप्त प्राय जीव बन चुकी है, मतलब वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा अब। इस तरीके से लोग अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोगों के बारे में कि लोग किस तरीके से रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया लोग। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो 6 और 7 ही कंप्लीट हुआ है, अभी 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहे। ठीक है, और हाँ, अगर आपको किसी अन्य विषय में भी, किसी अन्य सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी सोचूंगी, एनसीईआरटी का ही क्लास लाऊंगी। ठीक है, अगर आपको जैसे हो गया मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? बताइए, क्या आप समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। मतलब लद्दाख में जो जनरली पाया जाता है बौद्ध धर्म पाया जाता है, और मुसलमान भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे बौद्ध मठ भी पाए जाते हैं। बौद्ध मठ में अगर बात करें तो हेमिस, थिकेस से एवं लामायुरु। देखिए थिकेस मठ का यहाँ पे फोटो दिया गया है किस तरीके से। ये रहा आपका थिकेस मठ। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के लोग जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। वे केवल घर एवं खेती में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। आजकल की नारी आत्मनिर्भर बन रही है और आत्मनिर्भर बनते जा रही है। वही बात कर रहा है कि सिर्फ खेत में ही काम नहीं करती है बल्कि अलग से कोई बिजनेस करती है, छोटा हो या बड़ा हो। दुकान हो गया, दुकान संभालती है, या फिर कोई छोटा बहुत बिजनेस कोई कर लेती है, या खेती कर लेती है। ये सारे काम करती है महिलाएं भी वहाँ की। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? बोल रहा है कि राष्ट्रीय मार्ग 1 जो है वो लेह को जो जिला दर्रे से जोड़ता है। दर्रे क्या होते हैं? जो एकदम जैसे कि नदी है, नदी जो उस जगह के मिट्टी पर्वतों को काट काट के जो बहती है तो उस जगह पे गड्ढा बना देती है एक तरह से, उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपोत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सोचिए, और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। सरपत विलो आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मनाली लेह रेलमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बाड़ा लाचा ला, लुगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजदर्रा केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है। जब बर्फ़ का मार्ग हटा दिया जाता है तब ये मार्ग खोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बारालाचा ला। यहाँ पे देखिए बारालाचा ला दर्रे का कुछ दिया गया है फोटो तस्वीर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। और क्यों आते हैं?
हिमनद हो गया, घास के मैदान हो गए, ये सारी चीज़ें घूमने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर एवं उत्सव एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के लोग प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। मतलब वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ वगैरह सब दिखेगा तो एकदम घाटी वहाँ पे देखिएगा तो बहुत एकदम मनमोहक दृश्य आपको नज़र आएगा, इसीलिए लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई। जब कभी आप लोग घूमने जाइएगा तो आपको ये पोशाक देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ये वहाँ के पारंपरिक वेशभूषा है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दी से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मिथ्या से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि ये लोग अपने प्रकृति के साथ ढल चुके हैं और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए वहाँ के संसाधनों का सीमित में उपयोग करते हैं, और जिसके कारण वहाँ का पर्यावरण ऐसे ही संतुलित रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम आ चुके हैं आज के अभ्यास प्रश्न के साथ। आप लोगों को पता है जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है हम लोग अभ्यास प्रश्न को भी करते हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम देने का मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आते हैं आपका नहीं छूटना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट के साथ में क्वेश्चन आंसर्स को भी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना तपेगा, वो उतना ही अच्छा बनेगा। चाहे आप चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। चाहे आप 1 नंबर के लिए ही क्यों ना रह जाओ, उस टाइम आपका कोई मेहनत नहीं पूछेगा कि आप कितना सारा चीज़ पढ़े, क्या क्या किए, कितना स्ट्रगल किए। आपका देखेगा तो बस रिजल्ट देखेगा, तो बस सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एकदम बेकार है आप पढ़ने में, अगर हो गया तो बहुत अच्छे हैं। इसीलिए आप सिलेक्शन के लिए पढ़िए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हैं। मैं छोड़ती हूँ तो आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट में आंसर बोलती हूँ देने तो नहीं देते हैं, इसलिए मैं अब छोड़ूंगी नहीं, मैं ही करवा दूंगी। क्योंकि आप लोग पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। आप लोग कमेंट में आंसर ही नहीं देते हैं, इसीलिए मैं खुद ही करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। 2 तरह के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि गर्म रेगिस्तान सारा रेगिस्तान एग्जाम्पल हो जाएगा, और ठंडा रेगिस्तान में लद्दाख रेगिस्तान हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। और लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु गत स्थिति मतलब परिस्थिति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। वहाँ पे एकदम शीतल जो है और शुष्क जलवायु आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या है, तो यह जगह हमारा घास का मैदान हो जाएगा, हिमनद की सैर हो जाएगा, और वहाँ के कुछ पारंपरिक उत्सव जो मनाए जाते हैं वे सारी चीज़ें आपको आकर्षण के केंद्र दिखते हैं, ठीक है। सरा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो भारी एवं मोटे वस्त्र पहनते हैं ताकि वो गर्म हवा से बच सके और रेगिस्तानी हवा से बच सके। जैसे कि लू वगैरह, गर्म हवा को लू कहते हैं, तो इस हवा से बचने के लिए वो भारी एवं मोटे वस्त्र पहनते हैं। और लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए, तो हो जाएगा सरपत हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा, और भी सारी पेड़ होते हैं। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो ये तो उत्तरी अफ्रीका, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान हो जाएगा।
लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं तो बौद्ध एवं मुसलमान हो जाएंगे। और रेगिस्तान की विशेषता क्या है, तो विरल वनस्पति हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, लद्दाख में आपसे पूछा जाएगा हेमिस क्या है, तो ये बौद्ध मठ होता है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कपास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन? मिस्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मिलान करें, सही जोड़े बनाएं। ये मिलान तो आप ही कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है। मैचिंग करने में आप लोग एक्सपर्ट है, स्पेशली महिलाएं तो एक्सपर्ट होती है, तो आप लोग खुद ही मैचिंग कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप लोगों को पिटाई लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको 4 नंबर बता देती हूँ, 4 नंबर नहीं छोड़ूंगी, आप लोग बस मैचिंग कर लीजिएगा। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ के वातावरण पेड़ पौधों के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे गर्म रेगिस्तान में आपको खजूर वगैरह ही देखने को मिलेंगे, और लद्दाख में जैसे जो है हमारा ठंडा रेगिस्तान है, तो उसमें पॉपुलर, सेब, अखरोट, ये सारे पेड़ ही, कुछ गिने चुने पेड़ ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान के लोग भारी एवं जो है मोटे वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो वो अपने गर्म हवा से बचने के लिए, और वो जो है लू वगैरह से बचने के लिए, ताकि अपने आप को सुरक्षित रह सके, इसीलिए भारी एवं मोटे वस्त्र पहनते हैं। ये हो चुका है मानचित्र कौशल। आप मानचित्र बनाइए, अफ्रीका मानचित्र, सहारा रेगिस्तान, 4 देशों को चिन्हित करें। ये सब चीज़ आप अपने घर में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को सिखाने के लिए दिया जाता है, तो आप लोग भी ऐसे देख लीजिएगा, मैप बनाइएगा तो और अच्छा है, आपका सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, और नहीं तो देख लीजिएगा मानचित्र में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये हमारा क्लास 7 फिनिश हो चुका है। क्लास 7 का ये लास्ट चैप्टर था जो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब अगले दिन से हम क्लास 8 पे बात करेंगे, और जैसे ही हम क्लास 6 और 7 को विधिवत ढंग से कंप्लीट किए हैं, वैसे ही क्लास 8 को भी करेंगे, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय हिंद, टेक केयर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।